हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाइक करो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्ट है ध्येय आईएएस की होने वाली है और ध्येय आईएएस की टेस्ट आप सभी को पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट तौर पर डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन जीएस की बात होगी और जीएस में ही हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की भी यहाँ पर बात करेंगे, जो कि सितंबर अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स रहने वाला है। साथ में हमारी टेस्टिंग में हिंदी के भी सेशन होंगे, लेकिन हिंदी के सेशन को हम बाद में करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। तो आज हम यहाँ पर जीएस के कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर आप लोग प्रेस कर लीजिए। आज का अपना पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। सितंबर 2024 में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास कहां पर किया गया है? भारत की पहली है सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा है। इसका जो शिलान्यास है वो आपका भुवनेश्वर मतलब कि उड़ीसा में किया गया है। कहां किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। सितंबर 2024 में किया गया था। और बात करें भुवनेश्वर के इन्फो वैली में किया गया है। कहां पर? इन्फो वैली में किया गया है। और अगर पार्क की बात करें, कौन सा पार्क है? तो पार्क है ईएमआई पार्क। अब आप कहोगे ईएमआई पार्क मतलब क्या है? वहां पर ईएमआई पार्क नाम से एक पार्क है इन्फो वैली में, वहां पर भारत की सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास या फिर आपका अनावरण जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित कर सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने हेतु कितने निवेश का लक्ष्य तय किया हुआ है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर के लिए सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए जो इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है वो आपका 30,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है लक्ष्य रखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आंकड़ा को याद कर लीजिएगा। भारत टैक्स 2025 के आयोजन का मुख्य कार्यक्रम का कहां पर आयोजन किया गया था? भारत टैक्स 2025 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? तो ऑप्शन में रहेगा नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किन्हें अक्टूबर 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा रतन टाटा साहब का निधन हो गया, तो टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष है किनको बनाया गया है? तो नोएल नवल टाटा को बनाया गया है। किसको? नोएल नवल टाटा को बनाया गया है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, और इस ऐप पर आप मल्टीपल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे कोर्सेज में कुछ 3 कोर्स जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट हो गया। टेस्ट सीरीज के बाद हमारी करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 25 प्लस वीडियो रहेंगी और 4 से 5 मैराथन मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ ऐप पर ही मिलेगी। सेकंड चीज, हमने आपके लिए जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है क्योंकि रिवीजन नोट्स नाम से, जिसमें 23 पीडीएफ हमने रखी हैं। 23 पीडीएफ आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आप सभी बहुत सारे मित्रों ने ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक जो प्रजनन दर है 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऐसा कौन सा वर्ष है जिस वर्ष तक यहाँ पर जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत प्रजनन दर को 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा है? तो आप कहेंगे 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 2026 तक का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रिटिकेल एक संकर प्रजाति है। ट्रिटिकेल एक संकर प्रजाति है किस चीज के लिए? तो गेहूं और राई की एक संकर प्रजाति है, जो गेहूं एवं राई के मध्य में एक संकर प्रजाति के रूप में ट्रिटिकेल को जो है जाना जाता है। और हम बात करें गेहूं कैसी फसल है, तो गेहूं एक रबी फसल है। आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बनी है। तो उत्तर प्रदेश की महिला आयोग अध्यक्ष कौन बनी है? तो हम कहेंगे बबीता चौहान को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए स्थानीय शासकों ने किसे नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए स्थानीय शासकों के द्वारा जिसको नियुक्त किया गया था उनका नाम है इब्न जुजाई। क्या नाम है? इब्न जुजाई व्यक्ति इनका नाम है और इनके द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। यात्री हैं देश है, कौन सा यात्री किस देश से संबंधित है? जैसे मार्को पोलो की बात करें इटली से संबंधित है। बारबोसा की बात की जाए तो आपका पुर्तगाल से संबंधित है। अंतोनियो मानसेरेट की बात किया तो स्पेन से संबंधित है। पीटर मुंडी साहब इंग्लैंड से संबंधित है। ऑप्शन आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? हम्पी के जो अवशेष है उनको लाने गए प्रकाश में मतलब कि उजागर करने में जो उजागर करने का जो श्रेय है वो आपके कॉलिन मैकेंजी साहब को दिया जाता है। किसको? कॉलिन मैकेंजी को दिया जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर कहा जा रहा है गलत है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जा रहा है कौन सा कथन गलत है? मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो उनकी दरगाह पर आया था, ये तो सही है। उनकी मजार पर सबसे पहली इमारत बादशाह अकबर ने बनवाई थी, तो सबसे पहली जो
इमारतें बादशाह अकबर ने नहीं बनवाई थी, तो फिर किसने बनवाई थी? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तो पहला ऑप्शन, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, जो कि आपका सही हो जाएगा। उनकी दरगाह दिल्ली एवं गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर है, ये भी सही है। और बादशाह अकबर उनकी दरगाह पर 14 बार आया था, हम कहेंगे ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य में कहा जा रहा है कि अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर जिन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइन में वर्गीकृत पोलज जमीन की विशेषता क्या है? तो आइन अकबरी में जो जमीन की पोलज है, पोलज जमीन की विशेषता के बारे में बात करें तो वह जमीन जिस पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर होती थी, उसको हम क्या कहते हैं? पोलज जमीन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जाट सरदार बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी? जाट सरदार बदन सिंह को ब्रजराज की जो उपाधि है सवाई जयसिंह के द्वारा दी गई थी। किसने? सवाई जयसिंह जी ने दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित युद्धों को इनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे अंबूर का युद्ध की बात करें तो आपका 1749 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध करें 1760 में हुआ था। चिलियावाला का युद्ध की बात की जाए तो 1849 में हुआ था। और बात करें शबराव का युद्ध जो था आपका 1846 में हुआ था। ऑप्शन में जो रहेगा आपका बी वाला रहेगा, 1 2 4 3 सही रहेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और फिर अंतिम में चौथे नंबर पर इस तरीके से युद्ध जो है सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क कौन से बारे यहाँ कथन है इनके बारे में असत्य है? तो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बात करेंगे, वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। बिल्कुल ठीक है। उसने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था, ये भी सही है। पुर्तगाली वायसराय के रूप में उसने कोचीन में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पुर्तगाली का निर्माण है वायसराय उस समय नहीं हुआ था, उस समय निर्माण नहीं करवाया गया था। तो आपका ऑप्शन जो है सी वाला गलत है, जो कि सही हो जाएगा। उसके नेतृत्व में पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। निम्न अकाल आयोग और कमीशन है कौन से गवर्नर जनरल से सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है। जैसे बात करें हम तो कैंपबेल आयोग सर जॉन लॉरेंस से संबंधित है। वुडहेड कमीशन, जो वुडहेड कमीशन है वो आपको लॉर्ड लिथगो से नहीं बल्कि लॉर्ड वेवेल से संबंधित, किससे? लॉर्ड वेवेल से संबंधित है, जो कि आपका सही हो जाएगा, गलत है। स्ट्रेची कमीशन लॉर्ड लिटन से संबंधित है। लॉयल कमीशन लॉर्ड एलिंगन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है। जैसे विचार करें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई, बिल्कुल सही है। इसका प्रथम सम्मेलन 1920 में बंबई में हुआ था, ये भी सही है। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने की थी। तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो डी वाला रहेगा सही, क्योंकि 1 2 3 हमारे सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? समाचार पत्र और संपादक के कौन सा समाचार पत्र किस संपादक से संबंधित नहीं है? जैसे स्टेट्समैन की बात करें रॉबर्ट नाइट संबंधित है। पायनियर की बात करें तो जॉर्ज एलन संबंधित है। नेटिव ओपिनियन की बात करें तो बी एन मांडलिक संबंधित है। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया से जी ए नटेशन संबंधित नहीं है, जबकि रॉबर्ट नाइट संबंधित है। कौन है? रॉबर्ट नाइट जो है वो संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो डी वाला गलत था, जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारतीय रियासतों के साथ संबंध पर बटलर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो बटलर आयोग का जो गठन है भारतीय रियासतों के संबंध के बारे में किस कार्यकाल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन रहेगा जो गठन है आपका लॉर्ड इरविन साहब के कार्यकाल में हुआ था, 1927 में गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ बांध है और एक तरफ नदी है। देखो भाई आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर तो इतना कर ही सकते हो यार। इतनी मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, इतना मोटिवेशन तो आप लोग दे ही सकते हो। चैनल पर जाके देखो तो कम से कम 160 से ज्यादा हम टेस्ट ही लगा चुके हैं आपके लिए। 160 से ज्यादा टेस्ट ही लगा चुके हैं। हिंदी की अलग लगाता हूँ, जीएस की अलग लगाता हूँ, सब्जेक्ट वाइज अलग लगाता हूँ। इतना तो यार फर्ज आपका बनता है कि जितना छोटा सा मोटिवेशन आप लोग दे ही सकते हो तो दे दीजिएगा। बांध और नदी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम अलमट्टी बांध की बात किया है तो कृष्णा नदी पर है। बात करें हम मेजा बांध की तो आपकी कोठारी नदी पर है। बात करें हीराकुंड बांध की महानदी पर है। और मैटूर बांध की बात किया तो कावेरी नदी पर है। ऑप्शन जो आपका रहेगा बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित नहीं है। जैसे हम बात करें वंसदा की, तो वंसदा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात में है, बिल्कुल सही है। अंसी कर्नाटक में भी ठीक है, गिंडी तमिलनाडु में भी ठीक है। लेकिन बुक्सा की बात करें आपको उत्तराखंड में नहीं है। बुक्सा कहां पर है आपका, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। तो डी ऑप्शन जो है आपका गलत था। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन कर्नाटक में नहीं है, तो एक ऐसा जलप्रपात है जो आपका कर्नाटक में नहीं है। कौन सा नहीं है, कुचिकल कहां पर है, कर्नाटक में है। बात करें बरकाना भी कर्नाटक में है और गोकाक भी कर्नाटक में है। थलियार की बात की है तो आपका एक कर्नाटक में नहीं है। थलियार कहां पर है, थलियार आपका जो है भैया वो तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के बॉक्साइट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। झारखंड के बॉक्साइट क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो लतेहार आता है, लोहरदगा आता है, गुमला भी आता है। लेकिन सरगुजा की बात की जाए आपके छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। किससे, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, ना कि आपके बॉक्साइट के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था, जो कि सही हो गया है। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ निवास स्थान है, कौन सी जनजाति किस स्थान से संबंधित है। जैसे नागा की बात करें, नागा वैसे आपने इसमें नागालैंड नहीं है। अब नागालैंड नहीं है तो फिर इसमें ऑप्शन में हम नागा को भी छोड़ देते हैं। बाकी बात करते हैं टोटो। टोटो कहां पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। कोटा आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। लेप्चा आपकी कहां पाई जाती है, लेप्चा आपकी सिक्किम में पाई जाती है। अब कौन बचता है, मणिपुर। मणिपुर की जगह अगर नागालैंड होता तब वो ज्यादा सही होता है, बट ऑप्शन में मणिपुर बचा है तो हम मणिपुर पे लगाएंगे। नागा जो है मणिपुर में भी पाई जाती है। आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ प्रदेश है और एक तरफ पर्वत शिखर है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसकी बात करते हैं। जैसे तमिलनाडु में कह रहा है दोडा बेटा है, बिल्कुल ठीक है। केरल में अन्नाईमुड़ी, ये भी ठीक है। कर्नाटक में मुल्लागिरी, भी ठीक है। उड़ीसा में डोलीगुट्टा, तो डोलीगुट्टा की बात करें उड़ीसा में नहीं है, तो फिर कहां पर है, तेलंगाना में है। कहां पर है, तेलंगाना में स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है, जो कि आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक तरफ जलप्रपात है और एक तरफ नदी है, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। लिविंग स्टोन की बात करें तो कांगो नदी पर है, ठीक है। अग्रा बीच की बात की जाए आपकी ऑरेंज नदी पर है। ये आपके कहाँ है, साउथ, कहां पर है, साउथ अफ्रीका में बात कर रहा है। एंजल की बात किया है, एंजल कहां पर है, तो एंजल आपका जो है चुरन नदी पर है और बोयामा आपका लुअलाबा नदी पर है। तो ऑप्शन जो आपका सही रहेगा यहाँ पर सी वाला, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आदिवासियों में कौन अफ्रीकी की आदि निवासी नहीं है। अफ्रीका की निवासी कौन सी नहीं है, इसकी बात कर रहा है। जैसे बात करें हम बंटू आपकी अफ्रीका में पाई जाती है, न्यूर भी अफ्रीका में पाई जाती है, एफिया भी अफ्रीका में पाई जाती है। सीमांग की बात करें, सीमांग आपकी कहां पर, मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है। कहां पर, मलय प्रायद्वीप में आपकी सीमांग जनजाति जो है पाई जाती है। तो डी ऑप्शन गलत है, जो कि सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से औद्योगिक क्षेत्रों में कौन अपनी अवस्थिति के सम्मिलित नहीं है। तो औद्योगिक अवस्थिति कहां पर सही नहीं है, इसके बारे में बात यहाँ पर कर रहा है। जैसे बफेलो की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लॉरेन फ्रांस में है। टोलेडो, टोलेडो की बात की है, टोलेडो आपका कनाडा में नहीं है, तो फिर कहां पर है, यूएसए में स्थित है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और बात करें यहाँ पर जर्मनी में है, तो ऑप्शन आपका जो है वो सी वाला यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्न प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्रों में कौन अपनी अवस्थिति सम्मिलित है। तो निम्न प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र और अवस्थिति कौन सी किसकी सही है बात कर रहा है। जैसे मोसुल की बात करें तो ईरान में नहीं है बल्कि इराक में है ना। अबादान की बात की जाए तो अबादान आपका रूस में नहीं है बल्कि कहां पर, ईरान में है। दहरान की बात करें तो आपका कहां पर है, इराक में नहीं है बल्कि सऊदी अरब में है, ध्यान रखिएगा। और आपकी अल लादम की बात करें तो ये आपका ये सऊदी अरब में ही है। तो डी ऑप्शन आपका केवल यहाँ पर सही था। एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है, कौन सा देश किस राजधानी है। जैसे तंजानिया की बात करें डोडोमा, युगांडा की बात करें कंपाला, जाम्बिया की बात की जाए तो जाम्बिया की लुसाका, और आपकी नाइजीरिया की बात करें अबुजा राजधानी है। तो डी ऑप्शन आपका जो है सही रहेगा। राजधानियां भी एग्जाम में आती है, पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे। नोरेक बांध किस नदी पर स्थित है। नोरेक बांध की बात कर रहा है तो ये नोरेक बांध जो है आपका बक्स नदी पर स्थित है। कहां पर, बक्स नदी पर स्थित है। लेकिन नोरेक बांध है किस देश में, तो हम बात करें तो तजाकिस्तान में स्थित है। कहां पर है, तजाकिस्तान देश में स्थित है। अभी चर्चा में था तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सरकारी विधेयक के संदर्भ में कैंसर बात कर रहा है। सरकारी विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। सरकारी विधेयक के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है, देख लेते हैं। यह विधि के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, ये तो सही है। सदन में पेश करने के लिए 15 दिनों का नोटिस होना चाहिए। तो
एक बात याद रखना चाहिए, सदन में 7 दिनों का नोटिस की आवश्यकता होती है, ना कि 15 दिनों के लिए। तो दूसरा वाला गलत है, जो कि सही हो जाएगा। सदन में अस्वीकार होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसी संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, संसद में पूछे गए प्रश्न पर एक विशेष रंग की सूची छपी होती है ताकि वे एक दूसरे से भिन्न दिखाई दें। इसको प्रश्न प्रकृति और सूची का रंग, जैसे तारांकित प्रश्न की बात करें हरे रंग का होता है, अतारांकित प्रश्न की बात करें सफेद रंग का होता है, अल्प सूचना प्रश्न की बात करें हल्के गुलाबी रंग का होता है, और प्राइवेट सदस्यों के प्रश्न की बात करें तो पीले रंग का होता है। कैसे? पीले रंग का होता है। ऑप्शन जो आपका डी रहेगा, इसको चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, एग्जाम में या इंटरव्यू तक काम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? संसदीय व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो हम कहेंगे संसदीय व्यवस्था की विशेषता है आपकी सामूहिक उत्तरदायित्व है, दोहरी सदस्यता भी है, निचले सदन का विघटन होना भी है, लेकिन शक्तियों का विभेद आपकी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बात करें। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा पर होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 358 की घोषणा बाह्य एवं आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान लगाई जाती है। तो भाई आपको पता होगा कि दूसरा वाला कथन गलत है। इसका आंसर मैं सही नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये गलत है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। केवल एक ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित आयोगों में कौन कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है इसकी बात कर रहा है। तो केंद्रीय सूचना आयोग आता है, कर्मचारी चयन आयोग आता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी आता है, लेकिन राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी की बात करें कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। राष्ट्रीय अनुसंधान जो एजेंसी है आपकी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कौन सी? गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है आती है। सीबीआई के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत है? सीबीआई के बारे में कह रहा है कि यहाँ पर असत्य कथन, एक बताओ कौन सा यहाँ पर गलत है। तो बात करें सीबीआई, इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना की अनुशंसा संस्थानम आयोग ने की थी, ये भी सही है। यह इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के अंतर्गत मिलती है, ये भी ठीक है। सीबीआई अकादमी नई दिल्ली में अवस्थित है। सीबीआई अकादमी की बात करें तो आपकी नई दिल्ली में नहीं है, तो फिर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कही जाए स्थित है। तो डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? जल में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं होता है? अगर हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, थाइमिन भी होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है। कैल्सीफेरोल की बात करें जल में घुलनशील नहीं होता है, बल्कि वसा में, किसमें? वसा में घुलनशील होता है, ना कि आपका जल में घुलनशील होता है कैल्सीफेरोल। बाकी 3 A, C, D आपके जल में घुलनशील होते हैं। हेपेरिन के श्रावण से रक्त रुधिर वाहिनियों में नहीं जमता, इसका श्रावण कौन करता है? इसका श्रावण जो है यकृत करता है। कौन करता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। यकृत बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, तो लीवर से याद कर लो, लीवर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? विचार करते हैं। एपिग्लोटिस भोजन को निगलने के समय श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास मार्ग में ना जा सके, बिल्कुल ठीक है। ग्रासनली और अमाशय के बीच में पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रासनली में नहीं जाने देता है। अब सीधी सी बात ये कही जाए तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि पाइलोरिक वाल्व जो है अमाशय एवं छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। किसमें? अमाशय एवं छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के बीच में पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रासनली में नहीं जाने देता है। तो आपका ऑप्शन केवल एक वाला सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है कि किस प्रदूषण के कारण ब्लैक फुट रोग उत्पन्न होता है? एक ऐसा प्रदूषण है जिसके कारण ब्लैक फुट रोग होता है, तो किसके कारण? तो आर्सेनिक के कारण होता है। किसके? आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग जो बीमारी है वो उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? कथनों पर विचार करें। कोलाइड विलयन एक सामंगी मिश्रण होता है, तो आपको याद रखना है कोलाइड विलयन सामंगी नहीं बल्कि आपका विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा? विषमांगी मिश्रण होता है। तो पहला वाला गलत है। कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो केवल आपका बी वाला सही रहेगा, जबकि ए वाला आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में किसी खुले मैदान में दृष्टिपात के दौरान जमीन के ऊपर जो वायु होती है कण दीप्त क्यों दिखाई देती है?
अब गर्मी के मौसम में कह रहा है कि दोपहर में खुले आसमान में दृष्टिपात के दौरान जमीन के ऊपर जो वायु कमदीप क्यों दिखाई देती है, तो इसका उत्तर होगा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। किसके? सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप एवं जंतुओं के बीच संयोजक की कड़ी कौन सी होती है? देखो पादप और जो जंतु होते हैं उनके बीच संयोजक की जो घड़ी है उस घड़ी को हम युगलीना कहते हैं। क्या कहते हैं? युगलीना उस घड़ी को हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है। चलिए विचार करते हैं। क्या विचार करना है? राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है। यह राजस्व प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है, हम कहेंगे हाँ राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाएगा और राजस्व जो प्राप्ति हुई कुल जो खर्च हुआ है उसके बीच के अंतर को यह दर्शाएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगियों को जोड़कर निकाला जाता है। नहीं, ब्याज अदायगियों को जोड़कर नहीं बल्कि घटाकर निकाला जाता है। किसको? घटाकर निकाला जाता है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल आपका पहला ही ऑप्शन केवल यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत कथन यहाँ पर कौन सा है? भारत की संचित निधि का जो अस्तित्व है संविधान के अनुच्छेद 266 में है। बिल्कुल सही लिखा है। भारत की आकस्मिक निधि केंद्रीय सरकार संसद के अधीन रखी जाती है। तो भारत की जो आकस्मिक निधि आपातकालीन जो आपकी होती है वो केंद्रीय संसद की नहीं बल्कि राष्ट्रपति के अधीन रखी जाती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कि राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार द्वारा लिए गए ऋण एवं बाजार ऋण कहा जाता है। हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। तो ऑप्शन केवल आपका बी वाला गलत था। केंद्रीय बजट अनुमान 2024-25 हेतु कुल व्यय कितने लाख करोड़ रुपए है? कुल व्यय की बात कर रहा है, जो खर्च हुआ है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए। लाख और करोड़ दोनों रुपए की बात हो रही है, ध्यान रखना है। 48.21 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की बात कर रहा है, ये कहाँ पर है? तो हम कहेंगे पटना में है। अब पटना बोली तो बिहार राज्य की बात कर रहा है, बिहार में है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है आपका 176वां भारत का स्थान है, 176, ध्यान रखिएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं इंडेक्स के माध्यम से। तो 50 क्वेश्चन आज हमने इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर लिए। 51 क्वेश्चन से हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम फिर से मुलाकात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।